फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो श्याम है वो इंसॉल्वेंट बन गया। इंसॉल्वेंट का मतलब है वो पर्सन जो इनकेपेबल हो अपनी डेट पे करने के लिए, जो अपनी उधार ना चुका सके, उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी में से हमें 75 पैसे रिसीव हुए एज अ फाइनल कंपनसेशन, मतलब 1 रुपीज में से 75 पैसा रिसीव हुए। ही ओड मतलब हैव टू पे, उसको हमें 10,000 रुपये पे करना थे। श्याम फर्म को 10,000 रुपये पे करता। बट यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो बैड डेट हो गई। फिर जब वो बैड डेट हो गई उसमें से उसने सिर्फ 75 रुपीज़ पे करे। 10,000 रुपीज़ में से 75 पैसा एक 1 रुपी में पे किया है। तो 10,000 में से कितना होगा, 7,500 रुपीज़। जब वो 1 रुपीज़ में 75 पैसा पे कर रहा है तो 10,000 रुपीज़ में से 7,500 रुपीज़ पे करेगा। मतलब जो बाकी के 2,500 रुपीज़ हैं वो हमारी बैड डेट हो जाएगी, वो हम रिसीव नहीं कर पाए, तो उसको हम बैड डेट लिखेंगे। तो इस टाइप की जब लैंग्वेज आए कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये बैड डेट का केस है और डिस्काउंट का केस नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट 7,500 रुपीज़ मिले हमें, ये 75 पैसा इन रुपी ये एक प्रोपोर्शन के लिए बताया गया है। तो 10,000 में से वो 7,500 हो जाएंगे। 2,500 रुपीज़ जो हमें नहीं मिले वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट करेंगे, बैड डेट डेबिट टू श्याम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिसीव कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर की बैड डेट हुई थी वो अब हमें रिसीव हो रही है। तो जब बैड डेट होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, वो क्योंकि एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होता है। तो जब बैड डेट होने के बाद अगर पैसा रिसीव हो जाए वापस तो वो बैड डेट रिकवर्ड होता है। और बैड डेट रिकवर्ड एक टाइप का रिवेन्यू है, तो यहाँ जब रिवेन्यू इंक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो 5,000 का हमें बैड डेट रिकवर हुई है, तो 5,000 रुपये का हमारे पास कैश भी आया, तो कैश इंक्रीज हुआ तो कैश को डेबिट और बैड डेट रिकवर क्रेडिट। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000 रुपीज़ का सिंपल मीनिंग ये है कि 8,000 रुपये की रेंट लैंडलॉर्ड को, जो भी मालिक है रेंट जिसको देना है, वो ड्यू हो गई पेमेंट के लिए। इस लाइन का सिंपल मतलब है 8,000 रुपये की रेंट देना अभी बाकी है, ड्यू हो गई, मतलब उसका टाइम आ गया। तो जब किसी एक्सपेंसेस का टाइम आ जाए और हम उसको पे ना करें तो वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। रेंट पे करना एक एक्सपेंस है और उसका टाइम आने पर अगर वो रेंट पे ना हो तो उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, विच इज़ ड्यू फॉर पेमेंट। और आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी है। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट करेंगे 8,000 रुपीज़ से। अगर ये रेंट पे हो जाती तो यहाँ पे हम टू कैश लिखते, लेकिन ये रेंट पे नहीं हुई, ये रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट बन गई, तो यहाँ पर हम टू आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और ये एक्सपेंस अब एक्सपेंस नहीं रहा, क्योंकि ये हमने पे नहीं किया, तो इस एक्सपेंस की जगह अब एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो ये एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, दो हम उसको पे नहीं कर रहे हैं फिर भी वो डिक्रीज हो रहा है और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। फोर्थ ट्रांजेक्शन में सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सेम यही केस है, बस इसमें सैलरी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो सैलरी थी उसको हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि वो टाइम पर पे नहीं हुई तो वो एक्सपेंस रिड्यूस हो गया और उसकी जगह एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जो हमें फ्यूचर में पे करना है, तो वो 10,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में ऑर्डर प्लेस किया राकेश मोहन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 1 लाख। तो ये यहाँ तक जहाँ तक ऑर्डर प्लेस करने की बात है, तो ऑर्डर को प्लेस करना ट्रांजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि फर्म ना ही कुछ पे कर रहा है, ना ही कुछ रिसीव कर रहा है, ना ही कुछ गुड्स मिल रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ट्रांजेक्शन ये है, रमन पेड 10% ऑफ लीस्ट प्राइस एडवांस बाय चेक। तो ये जो एडवांस पेमेंट है ये एक्चुअल में ट्रांजेक्शन है। तो 1 लाख रुपीज़ का ऑर्डर प्लेस किया और 10,000 रुपये की एडवांस पेमेंट कर दी चेक से, तो बैंक से बैलेंस कम होगा। तो एडवांस टू राकेश मोहन, कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी जिनसे परचेस कर रहे हैं, टू बैंक। तो एडवांस पेमेंट हमेशा असेट्स होती हैं।
जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है, तो कोई भी एडवांस पेमेंट हमेशा क्या होगी, असेट होगी, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, अब हम उसका बेनिफिट यूज करेंगे। तो एडवांस टू राकेश मोहन डेबिट, और बैंक में से बैलेंस रिड्यूस हुआ इसलिए उसको क्रेडिट। गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी ₹500। तो 500 रुपीज़ के जो हमने गुड्स चैरिटी के अंदर दिए हैं, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी एक एक्सपेंस है, और यहाँ पर एक 500 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ चैरिटी का। तो 500 के गुड्स हमने दिए, चैरिटी डेबिट होगी क्योंकि वो एक एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। सेकेंड थिंग, गुड्स देने से 500 रुपये के जो हम गुड्स देंगे उससे हमारा परचेज कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपीज़ की परचेज करी, जिसमें से 500 रुपीज़ के गुड्स आपने चैरिटी में दे दिए, तो अब आपके गुड्स कितने के बचे, 9,500। मतलब 10,000 से 500 रुपीज़ के गुड्स कम हो गए, मतलब आपका जो परचेज है वो डिक्रीज हो गया, 10,000 से 9,500 हो गया। तो जब हम गुड्स चैरिटी में देंगे तो हमारा परचेस कम होगा, तो हम परचेस को क्रेडिट करेंगे। हमारे गुड्स की क्वांटिटी, जितने गुड्स हम दे देंगे, जितनी वैल्यू के गुड्स दे देंगे, उतनी वैल्यू के गुड्स कम हो जाएंगे, इसलिए हम परचेस को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पर हम कैश देते चैरिटी में तो कैश को क्रेडिट करते, जैसे कैश रिड्यूस होता वैसे ही हमारा परचेस कम हो गया है। परचेस का मतलब यहाँ पे गुड्स ही है, और गुड्स को परचेस से ही हम लिखते हैं, परचेस अकाउंट को ही डेबिट करते हैं जब गुड्स रॉ मटेरियल स्टॉक हम परचेस करते हैं। तो सेकेंड एंट्री में मयंक को हमने गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीज़ के, 25% जो है वो चेक से पेमेंट कर दी उसने एट द टाइम ऑफ सेल, और बाकी का बैलेंस वो 30 दिन बाद पे करेगा। मतलब हमने उसको सेल करी, जिसमें से उसने 25% मतलब 25,000 रुपीज़ की पेमेंट बैंक से कर दी, और 75,000 रुपीज़ से वो हमारा डेटर बन गया, उससे हमें फ्यूचर में पैसे लेना है। तो सेल्स में लिखेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, रिवेन्यू है 1 लाख रुपीज़, हमें 25,000 रुपीज़ का चेक मिला, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा 25,000 रुपीज़, और मयंक हमारा डेटर बन गया, तो हम मयंक को डेबिट करेंगे 75,000 रुपीज़ से। नाउ थर्ड, रिसीव 975 फ्रॉम हरी कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। जब जहाँ पर फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आ जाए, मतलब वहाँ पे किस चीज़ का केस है, डिस्काउंट का केस है। 1,000 की जगह हरी कृष्णा ने 975 रुपीज़ दिए, और उसका 1,000 रुपीज़ का जो उस पर उधार था वो उसने हमें चुका दिया। तो हमें पहले 975 रुपीज़ रिसीव हुए कैश में, तो हम 975 से कैश को डेबिट करते हैं। 25 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, और डिस्काउंट अलाउ करना एक्सपेंस है, और जब जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं हम डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउ को हमने डेबिट किया। और हरी कृष्णा जो हमारा डेटर था, जिसको 1,000 रुपीज़ देना थे, वो डेटर 1,000 रुपीज़ से कम हो गया, क्योंकि उसने 1,000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो उसको हमने क्रेडिट किया है। नाउ फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में, received a first and final dividend of 60 paisa in a rupee from official receiver of Ranjan who owed us 1,000 rupees। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 60 पैसा इन अ रूपी, तो इसका मतलब ऑफिशियल रिसीवर ऑफ रंजन, इसका मतलब ये बैड डेट का केस है। मतलब उसका ऑफिशियल रिसीवर जो है रंजन का, वो हमें पे कर रहा है, और फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड हमें मिल रहा है। इसका मतलब उससे जो हमें पैसे लेना थे, उसमें कुछ पैसे जो हमें रिसीव नहीं होंगे, वो बैड डेट होगी। हु ओड अस, उसको हमें 1,000 रुपीज़ पे करना थे, वो हमको 1,000 रुपीज़ पे करता। 1,000 रुपीज़ और 60 पैसा रुपये में रिसीव हुआ है, तो 1 रुपये में जब 60 पैसे रिसीव होंगे तो 1,000 रुपीज़ में 600 रुपीज़ रिसीव होंगे। मतलब हमें 600 रुपीज़ रिसीव हुए, 400 रुपीज़ हमें कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड है, तो वो बैड डेट हो गई। और ऐसे करके रंजन के 1,000 रुपीज़ उसने चुका दिए, 600 रुपीज़ का हमें कैश मिल गया, और 400 रुपीज़ की बैड डेट हो गई। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब ड्राइंग होती है फर्म में से, ड्राइंग का मतलब फर्म में से पैसे को जब ओनर निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पैसे को भी निकाला जा सकता है, गुड्स को, किसी और असेट को भी, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो उस ड्राइंग पर
जो बिजनेस का ओनर है वो अपने फर्म को इंटरेस्ट पे करता है, तो उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप में आती है, जिससे पार्टनर्स को डिस्करेज किया जाए कि वो ज़्यादा ड्राइंग ना करें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ड्राइंग के अंदर ही इंक्लूड कर ली जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट करते हैं, फर्म के लिए वो रिवेन्यू है और उसको ड्राइंग के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसलिए इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन के अंदर 40,000 के गुड्स जो अनिल को बेचे 25% प्रॉफिट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 का 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। फिर 20% ट्रेड डिस्काउंट में, फिर 50,000 में से का 50,000 का 20% यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। तो वापस 40,000 ही अमाउंट आ जाएगा। तो 40,000 के गुड्स हमने अनिल को बेचे, जिस पे कार्टेज था 100 रुपीज़ का, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज था वो 100 रुपीज़ का था, विच इज़ नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। और ये 100 रुपीज़ का जो चार्ज है ये जो हमें ही पे करना पड़ा, बिजनेस को ही पे करना पड़ा, कस्टमर से चार्ज नहीं किया है। तो हमने उसको गुड्स बेचे हैं यहाँ पे 40,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे टू सेल्स 40,000 रुपीज़, यहाँ पे टू सेल्स करके 40,000 रुपीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। और हमें रिसीव यहाँ पे कैश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश लिखा है, तो हम यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे 40,000 रुपीज़ से। और कार्टेज के लिए हम एक दूसरी एंट्री पास करेंगे, जो होगी कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि ये कार्टेज का हमारे लिए एक्सपेंस है और उसमें हमें 100 रुपीज़ पे करना पड़े, तो ये कार्टेज की एंट्री हम यहाँ पे पास कर देंगे। नाउ इस क्वेश्चन में श्याम जो है वो इंसॉल्वेंट बन गया और उससे फर्स्ट और फाइनल 75 पैसा मिला रुपये में, और उसको हमें 50,000 रुपीज़ पे करना थे। मतलब 50,000 रुपीज़ उसको पे करना है और वो 1 रुपये में 75 पैसे पे कर रहा है, मतलब 75% की हमें पेमेंट मिली है और 25% बैड डेट हो गया। तो 50,000 का 75% होगा 37,500 रुपीज़ और बाकी के 12,500 रुपीज़ बैड डेट हो जाएंगे। ऐसे करके शाम के 50,000 रुपीज़ उसकी 50,000 के पेमेंट उसने कर दी, जिसमें से 37,500 रुपीज़ हमें मिल गए और 12,500 रुपीज़ बैड डेट हो गए, वो अब हमें कभी नहीं मिलेंगे। अगर वो बाद में आकर पे कर देता है तो वो बैड डेट रिकवर हो जाएंगे। फिर रिसीव कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर हमने 25,000 रुपीज़ की बैड डेट लिखी थी, वो अब हमें रिकवर हो गई। तो बैड डेट एक्सपेंस है फर्म के लिए, हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज होता है जब कोई हमें पेमेंट नहीं करता है ड्यू अमाउंट की, वो बिल्कुल डिनाई कर देता है, पेमेंट से कोई चांस नहीं रहते हैं वो, तो उस पे अमाउंट को रिकवर होने की, तो उसको हम बैड डेट बोलते हैं। और जब वो बैड डेट वापस मिल जाती है तो उसको बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं, वो हमारे लिए रिवेन्यू होता है। तो यहाँ पे 25,000 का कैश मिला और बैड डेट रिकवर्ड हो गई। नाउ रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड को 40,000 की रेंट देना बाकी है, मतलब रेंट देने का समय आ गया बट हमने रेंट अभी भी उसको पे नहीं की है। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे, क्योंकि जब कोई एक्सपेंसेस ड्यू हो जाए पेमेंट के लिए तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, जैसे यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट हो गई, तो वो एक्चुअल में लाइबिलिटी हो गई। अब ये रेंट एक्सपेंस नहीं रहा, इसलिए इसको हम डेबिट कर रहे हैं, उसकी जगह अब एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है जो हमें फ्यूचर में पे करना है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ रेंट पे हो जाती तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाता, लेकिन पे नहीं हुई और वो आउटस्टैंडिंग हो गई तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। नाउ डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको पता ही है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू कम होना, जो फिक्स्ड एसेट रहते हैं। फिक्स्ड एसेट वो जो बिजनेस में 1 ईयर से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहेंगे, उनकी वैल्यू टाइम के साथ यूजेज के साथ कम होती रहती है। तो फर्नीचर की वैल्यू 5,000 रुपीज़ कम हो गई, तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हुआ तो उसको डेबिट करेंगे 5,000। फर्नीचर असेट है, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, असेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। नाउ फिफ्थ और थर्ड वाला ट्रांजेक्शन सेम ही है।
जैसे यहाँ पे रेंट ड्यू थी, लैंडलॉर्ड को रेंट देना बाकी था, यहाँ पे स्टाफ को सैलरी देना बाकी है, उनको सैलरी देने का टाइम आ गया बट उनको सैलरी पे नहीं की गई है। तो सैलरी ड्यू टू स्टाफ को सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, मतलब सैलरी देना अभी बाकी है। तो जब पे हो जाती तो यहाँ पे टू कैश आता, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं हुई, तो सैलरी एक्सपेंस तो डिक्रीज हो गया, लेकिन उसकी जगह फ्यूचर में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करना है। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो फर्म का खर्चा नहीं होता है। इनकम टैक्स जो है वो ओनर का ही एक्सपेंस होता है, क्योंकि इनकम जो है वो ओनर की होती है और ओनर अपने इनकम पे जो टैक्स देगा तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। और अगर वो इनकम टैक्स फर्म में से पे करवाता है तो ये एक्चुअल में ड्रॉइंग है, क्योंकि 1,50,000 का इनकम टैक्स का जो खर्चा है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ओनर का खुद का पर्सनल एक्सपेंस है। तो ये ऐसे ही हुआ कि उसने 1,50,000 रुपीज़ बिजनेस में से निकाल कर अपना खुद का कुछ पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिए। तो ड्राइंग, क्योंकि वो एक उसने पैसे निकाले हैं बिजनेस में से, और यहाँ पे टू कैश क्योंकि उसने इनकम टैक्स पे किया है। रिसीव कमीशन 25,000, 25,000 का हमें कमीशन मिला है, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस, जिसमें से हाफ जो है एडवांस में है। तो टोटल हमें 25,000 रुपीज़ मिले हैं, तो यहाँ पे हम 25,000 रुपीज़ में लिखेंगे। हाफ उसमें से एडवांस है, तो कमीशन हाफ को एडवांस कमीशन लिखेंगे और हाफ को कमीशन रिसीव लिखेंगे, क्योंकि हाफ कमीशन रिसीव हुआ है और उसमें से हाफ एडवांस है। तो 25,000 का हाफ 12,500 और 12,500 रुपीज़ हो जाएगा। जून 1 बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज़ से, तो ये एंट्री तो ऑब्वियस है, सभी को आती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सेकेंड एंट्री, डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन द फर्म्स अकाउंट। नाउ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नॉर्मली होते हैं, इसमें करंट अकाउंट नहीं है। करंट अकाउंट बिलोंग करता है बिजनेस से, सेविंग अकाउंट बिलोंग करता है ओनर से। पर्सनली ओनर का अकाउंट का जो बैंक में अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट रहता है, और फर्म का जो है वो करंट अकाउंट रहता है। तो यहाँ पर उसने सेविंग अकाउंट से पैसे को निकाला, मतलब ओनर ने अपना खुद का पैसा निकाला और बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो एक्चुअल में ये उसने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करी। जब जब ओनर अपने बिजनेस को कुछ भी पैसे देगा तो वो एक्चुअल में उसका कैपिटल है, उसने इन्वेस्टमेंट करी। तो ये जून 2 वाली एंट्री एक्चुअल में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो उसने बिजनेस में करी है। तो बैंक में पैसा आएगा फर्म के, क्योंकि बैंक के अकाउंट में जमा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रिसीव कैश फ्रॉम राम, तो कैश रिसीव होगा तो कैश को हम डेबिट करेंगे। राम हमारा डेटर था, उसने पेमेंट कर दी तो डेटर रिड्यूस, उसको क्रेडिट करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज करना एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और कैश हमारा कम हुआ तो उसको क्रेडिट करेंगे। सोल्ड गुड्स टू एम एस हरी सेल्स, तो हमने गुड्स बेचे हरी एम सेल्स को, और ये क्रेडिट सेल्स है, तो यहाँ पे कैश रिसीव नहीं हुआ तो हरी एल सेल्स का नाम आएगा और वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे। डेटर इंक्रीज हुए तो डेबिट, और सेल्स रिवेन्यू है, इनकम है, तो क्रेडिट। नाउ इसमें राम अवतार को हमने 40,000 रुपीज़ दिए, कैश पेमेंट करी, तो राम अवतार हमारा क्रेडिटर था वो डिक्रीज हो जाएगा 40,000 रुपीज़ से, और उसको हमने पेमेंट करी तो टू कैश 40,000। फिर एम एस हरी ने हमें 10,000 रुपीज़ पे करे, तो हमें 10,000 रुपीज़ रिसीव होंगे, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। और एम एस हरी जो हमारा डेटर था उसने 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करी, तो हमारा डेटर डिक्रीज हुआ 10,000 से। हमने फर्नीचर खरीदा एस आर फर्नीचर से, लेकिन कैश में खरीदा, तो फर्नीचर हमारा एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और जो कैश में हमने फर्नीचर खरीदा इसलिए हमारा कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। हमने रेंट पे की, रेंट पे करना एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस हुआ तो हम रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। फिर हमने सैलरी पे की, तो सैलरी पे करना भी एक एक्सपेंस है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे, और कैश रिड्यूस होगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। दोनों रेंट पे करना, सैलरी पे करना सेम एंट्री है।